देखते हैं कार्नेटिक वॉर्स। देखो, कार्नेटिक वॉर्स बेसिकली इसको कह सकते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, 1746 से 48, 1749 से आई थिंक 54 और 1758 से 63। ये है फर्स्ट कार्नेटिक, ये है सेकंड कार्नेटिक का टाइम पीरियड और ये है थर्ड कार्नेटिक का टाइम पीरियड। 1746 से 48, 49 से 54 और 58 से 63। एक एक कर ब्रेक करेंगे, लेकिन पहले जो ऊपर की चीज़ें हैं कि ये किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ, मतलब जो भी वॉर हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किस ट्रीटी से वो ख़त्म हुआ है। पहला जो है 1748 में जो ट्रीटी होती है, पहला कार्नेटिक वॉर जो 1746 से 1748 तक जो चलता है, ऑफ एक्स ला चैपल, कुछ ऐसे ही नाम है, और ट्रीटी ऑफ आचेन बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना है बस कि सिंपल सा स्टेटमेंट आएगा, ट्रीटी ऑफ पहला कार्नेटिक वॉर हुआ कब था, टाइम पीरियड क्या है और किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ। ठीक है, दूसरा जो ख़त्म हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फ्रेंच का जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था वो यहीं था, पौंडीचेरी शहर में। और 63 में ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसमें एक चीज़ ये देखना है, थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट वॉर होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वैन डी वॉश। ये जो वॉर का टाइम पीरियड है वो आई थिंक 12 जनवरी, इसको अभी रहने देते हैं, इसको ईयर देख लेते हैं, 1761 में है। एक्चुअल डेट क्या है वो देखना पड़ेगा। तो बैटल ऑफ वैन जो होता है 1761 में होता है, किसके किसके बीच में, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, फ्रेंच की टीम को लीड करता है, इंग्लिश की आर्मी को लीड करता है आयरी कूट, पूछा हुआ आयरी कूट। फ्रेंच को थॉमस लैली। ठीक है, थॉमस लैली। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में इंपॉर्टेंट है एक बैटल ऑफ वैन। ठीक है, बाकी ये तीनों टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1746 टू से 48, 49 टू 54 और 58 टू 63। थर्ड कार्नेटिक वॉर का एक इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ वैन, 1761 में होता है, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। इंग्लिश कमांडर का आर्मी का हेड कौन होता है, आयरी कूट, और फ्रेंच का थॉमस लैली। ठीक है, तो ये है बेसिक कार्नेटिक वॉर का ऊपर की डेटाज, फैक्ट्स बेसिकली। ठीक है, तो ये फैक्ट है इतने ऊपर की। अब देखो इसको डिटेल में थोड़ा अंदर जाके समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो, एक मिनट रुक जाओ, इसको समझते हैं इससे। देखो, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है। लुइस 14 मोनार्क था उस टाइम पे, और मिनिस्टर कौन था, जीन बैप्टिस्टे कॉलबर्ट। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। 1667 फ्रैंकोइस क्वेरोन एक्सपीडिशन लीड करता है इंडिया के लिए। 1668 में पहली फैक्ट्री कहाँ, सूरत में, फ्रैंकोइस क्वेरोन। 1669 में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होती है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आंध्रा का एक उस टाइम का पार्ट था। किसने इस्टेब्लिशमेंट किया, क्रेडिट्स हो जाता है मरकारा को। ठीक है, 1674 में 1674 में पौंडीचेरी फाउंड होती है फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। ठीक है, फोर्ट लुइस, जिसको बाद में नाम बदल के फोर्ट पौंडीचेरी को फोर्ट लुइस कहा गया। लुइस क्यों, क्योंकि उसको उस समय जो उनका किंग था वो लुइस था, जो मोनार्क था बेसिकली वहाँ का। 1693 का जो इवेंट है वो है कि डच क्या करते हैं, पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ रिजविक के कॉन्टेक्स्ट में ये रीस्टोर हो जाता है, पौंडीचेरी फिर से वापस दे दिया जाता है किसको, फ्रेंच को। ठीक है, ये सारे इवेंट्स है बेसिक इवेंट्स जो कि खत्म होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका इन जो मेजर इवेंट्स हुए थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो उसमें कार्नेटिक वॉर में, उसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे जो फ्रेंच का गवर्नर था वो कौन था, ड्यूप्लेक्स था। इंपॉर्टेंट है ये, यही ड्यूप्लेक्स जो है इसको इसके लिए भी क्रेडिट जाती है, जो एक वो हुआ था ना अभी सब्सिडियरी अलायंस का जो कॉन्सेप्ट था। बेसिकली ये जो पहली बार जो क्वाइन वो टर्म होता है सब्सिडियरी अलायंस का, उसका भी क्रेडिट इसी को जाता है। ठीक है, पर जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें जो ये वेलेस्ली है, उन्होंने वेल फ्रेम्ड तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया था, पर जो टर्म क्वाइन करने की बात थी वो ड्यूप्लेक्स का था। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो टाइम पीरियड है मैंने बता रखा, 1740 फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 48, 1746 से 48 तक है। 46-47 पहला कार्नेटिक वॉर किस स्टेट से खत्म हुआ था, एक्सला चैपल और ट्रीटी ऑफ आचेन बोलते हैं इसको। रीज़न क्या था, कहीं रीज़न इमीडिएट जो कॉज था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होने का,
ठीक है। वो ये था कि इंग्लिश नेवी जो है उन्होंने फ्रेंच शिप को सीज़ कर लिया था एक सी के किनारे पे, ठीक है, मद्रास में, नहीं वहीं पे बैट। सो इमीडिएट कॉज ये था कि इंग्लिश नेवी सीज्ड सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रांस, ठीक है। अल्टीमेटली उसका रिटेलिएशन में क्या किया, उसके उसके अगेंस्ट में क्या किया कि फ्रांस ने क्या किया कि मद्रास को सीज़ कर लिया, ठीक है। मद्रास जो था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था, एक तरह से ये समझ लो सदर्न रीजन का, ठीक है। तो यहीं से बेसिकली इंडिया में जो कार्नेटिक वॉर शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुआ, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। पर जो उस बैकग्राउंड का है वो ये है कि एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है वो यूरोप में चल रहे थे काफ़ी पिछले 6-7 सालों से। वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का ये बेसिकली रिजल्ट था, ये आउटकम था बेसिकली ये, ठीक है। तो एंड किससे हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल और ट्रीटी ऑफ आचेन से। उसके थ्रू होता क्या है कि जो मद्रास है वो उसको वापस दे दिया जाता है इंग्लिश को, मद्रास जो है इंग्लिश को वापस दे दिया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका में कुछ टेरिटरीज जो फ्रेंच की थी, जो अंग्रेज़ों ने ले ली थी, वो वापस फ्रेंच को दे दी जाती हैं। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल और ट्रीटी ऑफ आचेन से फर्स्ट कैरेंटिक वॉर को कंक्लूड कर दिया जाता है यहाँ पे। इस फर्स्ट कैरेंटिक वॉर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखा गया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बेसिकली उसमें एक बैटल होता है फ्रेंच और कर्नाटक के नवाब के बीच में, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉमस। किस नदी पे हुआ, रिवर अद्यार, PYQ है, अद्यार नदी के तट पे एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। किसके किसके बीच होता है, फ्रेंच फोर्सेस के बीच में और नवाब ऑफ कर्नाटक के बीच में। कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवारुद्दीन। इसमें ये देखा गया क्या कि फ्रेंच की छोटी सी आर्मी जो कि टेक्निकली बहुत अच्छी साउंड कर रही थी, उसने अनवारुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था उसकी बहुत बड़ी आर्मी को बहुत आसानी से डिफीट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसे ये कहा जाता है कि एक बेसिकली ये आई ओपनर था यूरोपियंस के लिए। तो फ्रेंच फोर्सेस को लीड किसने किया था, कैप्टन पैराडाइज, और अनवारुद्दीन जो था कर्नाटक का नवाब था, ठीक है। महफूज खान के अंडर में ये फाइट लड़ी गई और उसमें फ्रेंच फोर्सेस जीत गई। तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस पूछा जाता है कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस किसका पार्ट था, तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर का था। टाइम पीरियड वही 1746-47 के आसपास का ये बैटल है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट कर्नाटक वॉर की ये कुछ डिटेलिंग थी, जो कि ये किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, एंड देन वो ट्रीटी से ख़त्म हुआ तो ट्रीटी का रिजल्ट क्या निकला। और उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बैटल था वो बैटल ऑफ सेंट थॉमस था, जो कि मद्रास में अद्यार नदी के तट पे लड़ा गया था, ठीक है। और किसके किसके बीच, फ्रेंच फोर्सेज और कर्नाटक का नवाब। फ्रेंच फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था, कैप्टन पैराडाइज, और इसके लीड कौन कर रहा था, कर्नाटक के नवाब को, यहाँ पे महफूज खान, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन डिटेलिंग बेसिकली फर्स्ट कर्नाटक वॉर से रिलेटेड, ठीक। अब आते हैं, देखो सेकेंड कर्नाटक वॉर को समझते हैं। देखो सेकेंड कर्नाटक वॉर में बेसिकली हुआ क्या था, पहला हो गया 1746 से 48, दूसरा है 1749 से 54। 1748 में क्या होता है कि हैदराबाद का जो निज़ाम था आसफ जाह बेसिकली वन, और निज़ामुल मुल्क, दोनों एक ही नाम है, एक ही बंदे का नाम है, निज़ामुल मुल्क। इनकी हो जाती है डेथ 1748 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये होता है 1748 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे इनकी डेथ होती है तो इनके दो मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं मुजफ्फर जंग और एक होता है नासिर जंग। ये बेसिकली इनके बेटे होते हैं और इनके पोता होते हैं, ग्रैंडसन होते हैं इनके, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसकी टसल शुरू होती है निज़ाम के लिए। इसी पैरेलल टाइम में एक और इवेंट होते हैं कर्नाटक के नवाब के लिए दो लोगों के बीच टसल होता है, एक होता है चंदा साहब और एक है अनवारुद्दीन। इन दोनों के बीच टसल शुरू होती है। तो बेसिकली दो पोस्ट के लिए यहाँ फाइट हो रही है, और अलग से दो लोग और हैं यहाँ पे, कौन है, फ्रेंच और इंग्लिश। अभी देखना ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं एक दूसरे में। ये देखो, इसको याद रखना है, MC फ्रेंच, MC का मतलब समझ जाओ, ठीक है। और इधर है NAAN और इंग्लिश। ये दो बेसिकली टीम बन गई, ठीक है। ये दो बेसिकली टीम है, ये है नासिर जंग, ये है अनवारुद्दीन और ये है इंग्लिश। ये MC मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, ये दोनों फाइट कर रहे हैं हैदराबाद के लिए, ये दोनों फाइट कर रहे हैं कर्नाटक के लिए, और इन दोनों का अपना टसल तो है ही। इस लड़ाई में ये होता है कि इधर से ये वाली जो टीम है इनकी जीत होती है। तो नवाब कौन बनता है उसका, हैदराबाद का मुजफ्फर जंग, ठीक है। कर्नाटक का नवाब कौन बनता है, ऑब्वियसली
चंदा साहब, ठीक है। पर अल्टीमेटली होता ही है, ये सारी की सारी जो इंसिडेंट है वो 1749 से 54 के बीच का है, 1749 से 1754 के बीच के ये इवेंट्स चल रही हैं, ठीक है, 1749 से 1754। तो ये जो बैटल होता है इसी बैटल को बोलते हैं, 1749 में बैटल हो रहा है, बैटल ऑफ ये जो कंबाइंड आर्मी के बीच बैटल हो रही है इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ विल्लौर, आई थिंक। एक मिनट मुझे देख लीजिए, बैटल ऑफ इसको बोलते हैं सेकेंड कार्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ एम्बूर, बैटल ऑफ इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ एम्बूर। ये देखो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ एम्बूर। कहाँ होता है? वेल्लोर के नियर होता है, जिसमें ये टीम मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब होता है, चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बनता है, फ्रेंच और इंग्लिश की तो अलग ही टसल है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, मुजफ्फर जंग को डेक्कन का नवाब वो हैदराबाद वगैरह का जो भी है उसका नवाब बनता है। पर कुछ महीनों के बाद डेक्कन वाले पार्ट को ही हैदराबाद वाला पार्ट कहा जाता है। डेक्कन चार्जर्स का नाम सुने IPL में, वो वही है। पर मुजफ्फर जंग बनता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही मुजफ्फर जंग को फ्रेंच के लोगों ने ही से मार देते हैं। तो फिर उसके बाद जो डेक्कन का नवाब बनता है वो कौन बनता है? सलाबत जंग, जो कि एक और बेटा था किसका? आसफ जा, और इसी को बोलते हैं निज़ामुल मुल्क। इसी का दूसरा नाम था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। इसका पहला बेटा एक इधर है नासिर जंग, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इस वॉर में हार चुका है। तो सलाबत जंग को इन्होंने डेक्कन का नवाब बना देते हैं, ठीक है। चंदा साहब ऑलरेडी यहाँ से कर्नाटक का नवाब बन चुका है। इसके बाद ये सारी की सारी इवेंट जो है 1749 का है। फिर अल्टीमेटली 1751 में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? कैप्चर करता है किसको? आरकोट को। आरकोट क्या है? कर्नाटक का जो कैपिटल सिटी है वो है आरकोट है। अब इसका नवाब कौन है? चंदा साहब। पर अल्टीमेटली क्लाइव ने इसको कैप्चर कर लिया है। इसी इंसिडेंट को बोलते हैं सीज ऑफ आरकोट। तो पूछता है सीज ऑफ आरकोट कब हुआ था? 1751 में। तो किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था। उस टाइम पे जो कर्नाटक का नवाब था वो कौन था? चंदा साहिब था, ठीक है। तो ये इतने सारे इवेंट्स हो गए। इसके बाद ये होता है और कुछ अल्टीमेटली इवेंट होते हैं, पर ये इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसी सेकंड कर्नाटक वॉर के दौरान, पता है पहले कर्नाटक वॉर में फ्रेंच का गवर्नर कौन था? ड्यूप्लेक्स। सेकंड कर्नाटक वॉर के टाइम पे भी गवर्नर कौन है? ड्यूप्लेक्स ही है। तो फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने क्या करता है? ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लेता है फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच ने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर दिया था फ्रेंच गवर्नमेंट को। फिर अल्टीमेटली 1754 में गोल्ड्यू नाम का एक फ्रेंच नया गवर्नर आता है, और 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, जिसके द्वारा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, और फिर सेकंड कर्नाटक वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। थर्ड कर्नाटक वॉर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, जो कि बस टाइम पीरियड याद रखना है। पहला 1748, 49 से 54, और ये 58 से 63। थर्ड कर्नाटक वॉर का जो इंपॉर्टेंट थीम है वो यही है, बैटल ऑफ वेंडिवास। बैटल ऑफ वेंडिवास होता कब है? ये देख लो। थर्ड कर्नाटक वॉर का जो टाइम वो है बैटल ऑफ वेंडिवास है, 22 जनवरी को होता है 1760 में। इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। इंग्लिश कमांडर आर्मी को लीड कौन करता है? आयरी कूट, और फ्रेंच को काउंट थॉमस आर्थर डी लेली का, और थॉमस लेली भी याद रख सकते हैं, सिंपल ऑप्शन आएगा, हिट कर लोगे। ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये खत्म होता है थर्ड कर्नाटक वॉर, जो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 में। तो ये पूरे के पूरे एक फैक्ट है, सिंपल वही है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर का टाइम पीरियड किस ट्रीटी से खत्म हुआ, सेकंड कर्नाटक वॉर का टाइम पीरियड किस ट्रीटी से खत्म हुआ, पौंडीचेरी से, थर्ड कर्नाटक वॉर का टाइम पीरियड किस ट्रीटी से खत्म हुआ, ठीक है। बेसिक ये है कि मोनार्क कौन था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री किस ईयर में बैठी है? फर्स्ट फैक्ट्री 1668 में, दूसरी फैक्ट्री 1669 में सूरत में, फिर मसूलीपट्टनम में। 1674 में पौंडीचेरी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, किसने किया? फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया, जो कि बेसिकली बाद में जाके हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच पोजीशन भी हुआ, और इसी को फोर्ट लुइस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली फ्रेंच से रिलेटेड इतनी फैक्ट्स है।